हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे और पहला चैप्टर है आपका जाके एसिड बेस सॉल्ट। और ये मेरा यूट्यूब में जो है केमिस्ट्री का पहला क्लास भी है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट को पढ़ेंगे। देखिए, पहले जानते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। देखिए, एसिड जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा। जैसे कि दही में क्या होता है, एसिड है। दही में क्या है, एसिड। जैसे कि लैक्टिक एसिड, तो उसका स्वाद क्या होता है, खट्टा। जैसे नींबू में कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड, जिस कारण क्या हो, नींबू खट्टा लगता है। यानी कि एसिड का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, एसिड का स्वाद खट्टा होता है। और बेस जिसका स्वाद क्या होता है, कड़वा। बेस का स्वाद कैसे होता है, कड़वा। जैसे कभी साबुन को मुंह में लेके देखें, कभी साबुन को मुंह में लेके देखिएगा जो कि एकदम बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। यानी कि वो जो स्वाद है वो कौन सा स्वाद है, वो बेस का स्वाद, यानी कि क्या, कड़वा स्वाद है। अब देखिए, अब देखते हैं एसिड। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि एसिड जो है जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। तो आपको याद रखना, एसिड जो है वह H+ आयन देता है। एसिड जो है वह H+ आयन देता है और बेस जो है वह OH- आयन देता है। एसिड जो है वह H+ आयन, यानी कि HCl जो है वो एक्वस में जो है H+ और Cl-, यानी कि H+ आयन देता है, H+। और वहीं जो है अगर इसकी बेस की बात करें, जैसे कि बेस में क्या एग्जांपल है, NaOH, जिसमें OH जो है ये जो है माइनस आयन देगा। समझ में आ गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें से लिखा हुआ रहेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, निम्न में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, कठोर अम्ल कौन सा है। तो आपको बस ज़्यादा नहीं, ये 3 नाम आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे ज़्यादा कौन सा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा कौन सा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड। HCl का pH वैल्यू कितना होता है, ये जो है pH वैल्यू है। HCl का pH वैल्यू कितना होता है, 0। H2SO4 का pH वैल्यू कितना होता है, 1। और HNO3 का pH वैल्यू कितना होता है, 1.3। और देखिए सेम स्ट्रॉन्ग बेस। अब आगे जो है बताएंगे कि मतलब pH वैल्यू कम रहता है तो वो एसिडिक नेचर रहता है कि बेस नेचर रहता है। फिलहाल तो ये 3 नाम फिर याद रख लीजिए इसका स्ट्रॉन्ग बेस का। पहला स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, जिसका pH वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। इसका pH वैल्यू कितना, 14। फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका pH वैल्यू कितना, 14। फिर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका pH वैल्यू कितना है, 12.5। और फिर तीसरा कौन सा है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका pH वैल्यू कितना है, 10.5। ये जो है एसिड और बेस का कुछ नॉर्मल जानकारी था। अब चलिए एक एक करके जो है हम लोग पहले एसिड को पढ़ेंगे। एसिड जितने टाइप का एसिड है, कौन कौन सा पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है, उन सभी एसिड को जो है एक एक करके देखते हैं। चलिए पहले अब जो है हम लोग pH स्केल को देख लेते हैं कि pH स्केल जो है क्या है। देखिए pH स्केल जो है यह एक तरह का स्केल है जिसका मदद से जो है हम लोग पहले जो है किसी एसिड या फिर बेस का जो है pH स्केल मतलब यानी कि pH वैल्यू को मापते हैं और उसके आधार पर जो है हम लोग पता करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो पहले देखिए pH स्केल, यानी कि इसको जो है पोटेंशियल, pH जो है इसको क्या बोलता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। देखिए इसका आविष्कार जो है, pH स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था सोरेनसन ने। pH स्केल का जो आविष्कार किया था यह किसने किया था, सोरेनसन ने। देखिए pH स्केल में जो है एक क्या होता है, एक स्केल रहता है। pH स्केल में क्या, एक स्केल रहता है और इसमें जो वैल्यू कहाँ से, 0 से लेकर जो है 14 तक। हमेशा याद रखिएगा pH स्केल में जो है उसका जो वैल्यू रहता है वो कहाँ से, 0 से लेकर 14 तक रहता है। कभी कभार एग्जाम में पूछता है कि pH स्केल में जो है वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक रखता है, 1 से 14 तक, 3 से 14 तक, ऐसे 0 से 14 तक, 15 तक कुछ भी दे दे, तो आपको याद रखना है 0 से 14 तक। अब देखिए 7, यदि किसी पदार्थ का pH वैल्यू अगर मान लीजिए कितना है, 7 है, यदि किसी पदार्थ का pH वैल्यू 7 है, तब समझ जाइए कि वो पदार्थ कैसा है, उदासीन है। वो पदार्थ कैसा है, उदासीन है। ना तो वो एसिडिक नेचर का है और ना ही वो बेसिक नेचर का, वो पदार्थ कैसा है, उदासीन है। जैसे जैसे हम लोग जो है
7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग जो है 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो पीएच वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज होगा बस इसका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, सॉरी बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। बेसिक नेचर इंक्रीज होते जाएगा। सेम जैसे जैसे हम लोग 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे बस इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसका एसिडिक नेचर जो है ये क्या होगा, बढ़ेगा जब हम लोग 0 से 7 की तरफ जाएंगे। देखिए 0 से 7 की तरफ, यानी कि यदि पीएच वैल्यू 7 से कम है, यदि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है तो क्या होगा, वो पदार्थ किस नेचर का होगा, वो एसिडिक नेचर, ये मतलब अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि कोई पदार्थ अगर 7 से 14 यानी कि 7 से ज़्यादा है, उसका पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तब वो पदार्थ कैसा होगा, वो क्षारीय नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। बस इतना आपको याद रखना है। क्या क्या इसमें याद रखना है कि पीएच स्केल में जो वैल्यू कितना से कितना तक होता है, तो पीएच स्केल में जो वैल्यू 0 से 14 तक होता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 है तो वो पदार्थ किस नेचर का होगा, तो वो पदार्थ जो है वो उदासीन नेचर का होगा। यदि हम पीएच स्केल में यदि हम 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं तो एसिडिक नेचर में क्या परिवर्तन आएगा, मतलब किसी पदार्थ के नेचर में क्या परिवर्तन आएगा, तो वो पदार्थ कैसा, अम्लीय होता जाएगा। जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे उस पदार्थ का जो है अम्लीय प्रकृति वो बढ़ते जाएगा। सेम जैसे जैसे हम 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे उस पदार्थ का जो है क्षारीय नेचर वो क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। यदि किसी फिर एग्जाम में पूछेगा कि यदि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 है तो उस पदार्थ का प्रकृति किस तरह का है, तो उदासीन है। यदि 7 से ऊपर यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 अगर है तो क्या 13, 14 अगर ऐसे है तब उस पदार्थ का जो प्रकृति क्या है वो क्षारीय है। यदि मान लीजिए 2, 3, 4, 1, 0 ऐसे कुछ है पीएच वैल्यू, तब उस पदार्थ का नेचर, वो पदार्थ किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है। बस ये जो है पीएच वैल्यू से रिलेटेड कुछ फैक्ट था जो जान गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए हम लोग पहला एसिड देखते हैं, HCl एसिड। इसका पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए इसका पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह जो है हमारे पेट में यानी कि आमाशय में, हमारे पेट में जो है आमाशय में क्या होता है, पाया जाता है। हमारे पेट में मतलब आमाशय में। ऐसे तो सुनकर अभी अजीब लगता होगा कि HCl अम्ल जो है इतना कठोर अम्ल है जो कि हाथ में लेने से हाथ को क्या कर देगा, जला देगा। लेकिन वो जो है हमारे पेट में क्या होता है, मतलब स्राव होता है। देखिए जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया ये सब जो है हमारे भोजन के साथ क्या हमारे अंदर चल जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, तो अमाशय जो है हमारे पेट में जो अमाशय है वो क्या करता है, HCl अम्ल को क्या करता है, मतलब जनरेट करता है। इससे क्या होता है ना कि हमारे भोजन के पाचन का जो माध्यम है वो क्या एसिडिक नेचर का हो जाता है, और जिससे कि जितने भी बैक्टीरिया, जीवाणु जो कि हानिकारक जितने भी चीज़ होता है वो सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बस देखिए एसिडिक अब क्या है, HCl जो है ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ये तो जानते हैं। देखिए HCl को जो है एंजाइम भी, ये जो है अम्लीय एंजाइम है, और दूसरा साथ ही इसको जो है हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो है एक तरह का हार्मोन भी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका ये है कि अम्लराज बनाने में जो है HCl अम्ल का यूज किया जाता है। अम्लराज होता है क्या है, देखिए कभी आप लोग जो है सोनार के यहाँ गए होंगे, मतलब कोई भी चीज़ आभूषण को साफ करवाने, तो वहाँ जो है सोनार क्या करता है, एक घोल लेता है जिसमें क्या करता है, मतलब आभूषण को साफ करता है। तो वो क्या होता है, वो अम्लराज ही होता है। अम्लराज यानी कि उसमें क्या होता है, अम्लराज जो है HCl प्लस HNO3 यानी कि HCl प्लस HNO3 यानी कि इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, यह मतलब ये होता है सॉल्यूशन होता है। इसमें जो है HCl अम्ल जो है 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग। यानी कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अम्लराज जो है किन 2 एसिड को मिलाकर बनाया जाता है, तो पहला क्या होगा, HCl और HNO3। अगर पूछा जाए कि HCl और HNO3 को किस रेशियो में, किस अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, 3:1 के रेशियो में। 3:1 के रेशियो में जब HCl अम्ल और HNO3 को मिलाया जाता है तो HCl अम्ल का निर्माण होता है।
अब देखिए नेक्स्ट एसिड देखते हैं। तो नेक्स्ट एसिड क्या है, H2SO4। इसको क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखिए इसको जो है अम्लों का राजा भी कहा जाता है, सभी अम्लों में जो है इसको जो है अम्लों का राजा कहा जाता है। साथ ही इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है बैटरी में, हम लोग जो बैटरी जो यूज करते हैं उसमें हम लोग जो है ये क्या बोलते हैं, एसिड जो डालते हैं उसमें एसिड के रूप में कौन सा एसिड डालते हैं, वो डालते हैं H2SO4, जिसमें जो है आसुत जल यानी कि जिसका pH वैल्यू कितना 7 हो, यानी कि उदासीकरण हो, जिसका ना तो एसिड नेचर का हो ना ही बेसिक नेचर का हो, उसका जो है 62% जो है आसुत जल को क्या करते हैं, बैटरी एसिड मतलब बैटरी में डालते हैं, और 38% जो है H2SO4 को डालते हैं। अब देखिए इसको जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो है यह अम्ल वर्षा में भी पाया जाता है। देखिए अम्ल वर्षा क्या होता है, देखिए अम्ल वर्षा में जो होता है इसमें जो है दो एसिड मेनली जो है दो एसिड पाया जाता है। पहला जो है H2SO4, दूसरा HNO3। अगर पूछा जाए कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसमें अगर 4 ऑप्शन दिया हो, अगर उसमें ये दोनों ही ऑप्शन अगर दूसरा ऑप्शन में दिया हो तो आपको टिक किस में मारना है, इसमें, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा जो है अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है H2SO4, जिस कारण आपको क्या मानना है, टिक ये, यानी कि मेन जो एसिड है अम्ल वर्षा का वो कौन सा है, H2SO4। इसलिए जो है अम्ल वर्षा में कौन सा गैस भी जो है सबसे ज़्यादा ये होता है। देखिए हमारे वायुमंडल में क्या होता है, बहुत सारा गैस, बहुत सारा तरह का क्या है गैस है, जैसे SO2, NO2, इस तरह का बहुत सारा गैस है। अब क्या होता है ना, जब वाटर जो है, जैसे मान लीजिए क्या है SO2 है, NO2 है, जब वाटर क्या होता है इसमें मिलता है, जब वाटर इसमें क्या होता है मिलता है, तब क्या बनता है H2SO4। यानी कि यदि मेन एसिड यदि मान लीजिए H2SO4 है तो मेन गैस भी कौन सा होगा, SO2। समझे, यानी कि अम्ल वर्षा में अगर पूछा जाए कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, या फिर अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो कौन सा अम्ल हो जाएगा, H2SO4। हालांकि HNO3 भी पाया जाता है। अगर इसके ऑप्शन में एग्जाम में H2SO4 की अनुपस्थिति में जो है आपको कौन सा टिक मारना है, HNO3, नहीं तो आपको कौन सा टिक मारना है, H2SO4। और यदि गैस का बात किया जाए कि कौन सा गैस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा होगा, SO2। समझ में आ गया, SO2। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए H2SO4 का यूज जो है और एक जगह होता है, कहाँ, अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र, और एक जगह कहाँ, तो यह अग्निशामक यंत्र में। देखिए कोई चीज़ जब जलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक क्या है, लकड़ी है, लकड़ी क्या हो रहा है, यहाँ पर जल रहा है, मान लीजिए लकड़ी क्या हो रहा है, जल रहा है। कोई चीज़ जलता कब है, जब वो क्या होगा, वायु के, कोई चीज़ जलता कब है, जब वो जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा। यदि ऑक्सीजन कहीं किसी जगह यदि ऑक्सीजन ना हो तो वो वहाँ पर जो कोई चीज़ जलेगा, नहीं जलेगा। यानी कि ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ जलता है। अब CO2 का यूज जो है हम लोग किस लिए करते हैं, आग को बुझाने के लिए। ज़्यादातर हम लोग CO2 का यूज किस लिए, आग को बुझाने के लिए करते हैं। अब क्या होता है, CO2 क्या होता है ना, वो भारी होता है, CO2 क्या होता है, भारी होता है, और O2 क्या होता है, हल्का होता है। यानी कि जब जो है कोई चीज़ आग पकड़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन इसके क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। लेकिन यदि मान लीजिए हम यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करें, यानी कि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है भारी मात्रा में अगर दे दें तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 जो है भारी होता है, जिस कारण यहाँ पर एक क्या बना देगा, एक लेयर बना देगा। अगर CO2 अगर भारी है तो वो क्या एक लेयर बनाएगा, और ऑक्सीजन तो यहाँ रहबे करेगा। अब देखिए आप ही बताइए, CO2 भारी है तो CO2 नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, CO2 क्या रहेगा, नीचे रहेगा। CO2 कहाँ रहेगा, नीचे, और ऊपर में तब कौन सा रहेगा, ऑक्सीजन। यानी कि अब देखिए तो बीच में एक लेयर बन गया किस चीज़ का,
CO2 का, यानी कि CO2 का क्या हो गया, लेयर बन गया। अब देखिए ऑक्सीजन का और इसका आग का जो है जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो क्या हो गया, कट गया। यानी कि अब जो है ऑक्सीजन और ये आग जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जिस कारण जो है आग क्या जलेगा नहीं, यानी बुझ जाएगा। इसलिए जो है अग्निशामक यंत्र में जो है हम लोग कौन सा यूज करते हैं, CO2। अब देखिए CO2 क्या है ना, इसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में ये क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। यानी कि क्या होता था पहले प्रॉब्लम अग्निशामक यंत्र में कि बहुत ज़्यादा वो क्या सॉलिड फॉर्म में आ जाने के कारण जब उसको क्या करते, खोलते थे अग्निशामक यंत्र को, तो वो जो है अचानक से निकलता नहीं था, मतलब बहुत कम मात्रा में, जिससे क्या बहुत सारा कठिनाई होने लगा। तो क्या अब क्या जो है, अब अग्निशामक यंत्र में कौन सा यूज करते हैं, H2SO4। देखिए अग्निशामक यंत्र जो है 2 लेयर का होता है। बीच में क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए क्या है, अग्निशामक यंत्र है, मान लीजिए अग्निशामक क्या है, यंत्र है। अब बीच में जो क्या होता है, इसमें होता है H2SO4, बीच में H2SO4, और यहाँ पर क्या होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या हम लोग खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या होता है, बीच में क्या है H2SO4, बीच में क्या है H2SO4, और ऊपर वाला लेयर में कौन सा है, NaHCO3। अब जैसे ही क्या करेंगे हम लोग अग्निशामक यंत्र को जब खोलेंगे, तब क्या होगा, अचानक जो है ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। जैसे ही दोनों निकलेगा तो क्या यहाँ फॉर्म होगा, H2SO4 प्लस NaHCO3, इसमें क्या फॉर्म होगा, तो हो जाएगा आपका जाके Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए यही तो CO2 हमको चाहिए, हमको आग बुझाने के लिए कौन सा क्या चीज़ चाहिए, हमको CO2 चाहिए, बस हमको डायरेक्ट CO2 मिल गया। और ये सब जो मात्रा बहुत कम मात्रा में बनता है, जिस कारण क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा CO2 बनता है। तो बस हमको अगर मान लीजिए डायरेक्ट अगर हम CO2 भरते हैं तो क्या वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में धीरे धीरे क्या जमने लगता है, यानी कि जिससे कि अचानक, जिससे जब हमको ज़रूरत पड़ता है CO2 का, तब वो अचानक निकलता नहीं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, बहुत सारा ऊपर में क्या सॉलिड फॉर्म में थोड़ा लेयर बना लेता है, जिस कारण बाकी जो CO2 है उसको निकलने में क्या होता है, दिक्कत होता है। अब जो है आधुनिक वाला में क्या करता है, H2SO4 और NaHCO3 का यूज करते हैं। अब क्या होता है, जब हमको ज़रूरत पड़ता है क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे गैस को, जैसे ही ये दोनों ही क्या होगा, एक साथ निकलेगा, जैसे ही दोनों एक साथ निकलेगा, दोनों क्या करेगा, रिएक्शन करेगा एक दूसरे से, और रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2। और बस यही चीज़ तो हमको चाहिए। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है HNO3, जिसको HNO3 को क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड। HNO3 को नाइट्रिक एसिड। देखिए हम लोग तो नाइट्रिक एसिड पढ़ लिए, एगो किसमें, अम्लराज बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है, और दूसरा क्या, अम्ल वर्षा में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अम्ल वर्षा में HNO3 नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो एक तो अम्लराज बनाने में, दूसरा अम्ल वर्षा में पाया जाता है, और एक क्या, इसको जो है विस्फोटक पदार्थ के रूप में भी यूज किया जाता है। देखिए जिसमें HNO या फिर KNO, ये दो चीज़ रहेगा, जिसमें क्या हाइड्रोजन भी साथ में रहना चाहिए, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन में, या फिर पोटेशियम भी नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, ये दोनों जो है, अगर ये सब तीन अगर ये रहे, तब जान लीजिए कि इसको जो है विस्फोटक पदार्थ के रूप में यूज किया जाए। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको भी किस रूप में यूज किया जाता है, तो ये जो है विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है। जैसे HNO3 का यूज जैसे RDX, TNT, ये सब जो है विस्फोटक पदार्थ के रूप में जो है इसका HNO3 का यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। खैर लैक्टिक एसिड का नाम तो सुने होंगे, जैसे कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड। देखिए दही में जो कौन सा एसिड, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। देखिए दूध में वैसे कौन सा पाया जाता है, तो दूध में जो है लैक्टोज जो है पाया जाता है। ये क्या है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज क्या है, यह है कार्बोहाइड्रेट। जब यह जो है दही में चेंज होता है, जब दूध जो है दही में चेंज होता है, तब इसको चेंज करता कौन है, कौन सा जीवाणु जो है दूध को दही में चेंज करता है, तो वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है उसको किस में, दही में चेंज कर देता है, और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है दही में, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए एक वो चीज़ ये याद रखिएगा,
मिल्क में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मिल्क में जो है रेनिन एंजाइम पाया जाता है। मिल्क में, दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो रेनिन एंजाइम। और दूध में जो है कौन सा प्रोटीन, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है केसिन प्रोटीन। अगर दूध में पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो एंजाइम कौन सा होगा? रेनिन एंजाइम। और अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो प्रोटीन कौन सा होगा? केसिन प्रोटीन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट एसिड कौन सा है? तो नेक्स्ट एसिड है ऑक्जेलिक एसिड। देखिए ऑक्जेलिक एसिड याद रखिएगा कि टमाटर में जो है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक। टमाटर और पालक में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो याद रखना है कि ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो पहला टमाटर में पाया जाता है, दूसरा क्या? पालक में पाया जाता है। देखिए ऑक्जेलिक एसिड का भी यूज कहाँ करते हैं? तो देखिए ज़्यादातर हम लोग जो है ऑक्जेलिक एसिड का यूज जो करते हैं वो हम लोग ब्लड बैंक में करते हैं। देखिए ब्लड बैंक में क्या होता है कि हमको रक्त को जो है सेव रखना होता है, यानी कि ताकि वो जमे नहीं। तो ये जो है ऑक्जेलिक एसिड जो है वही करता है। कौन सा क्या करता है कि ब्लड को जो है ये जमने से रोकता है, इसलिए जो है इसका यूज किसमें? ब्लड बैंक में किया जाता है। साथ ही जंग का दाग, जैसे कभी होता है ना कि कहीं हम लोग कोई चीज़ कपड़ा से कोई जंग वाला चीज़, कोई लोहा इस को घास देता है तो क्या जंग लग जाता है, तो उस तरह का दाग को हटाने में हम लोग जो है ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड पथरी का नाम सुने होंगे कि बोलता है ना पेट में पथरी हो जाता है। बेसिकली पेट में तो नहीं होता, यकृत में या फिर गुर्दा, यानी कि जिसको किडनी में, लीवर में, ये सब जगह जो है आपका जाके पथरी हो जाता है। तो पथरी किस कारण होता है? तो पथरी इसी के ऑक्जेलिक एसिड के कारण ही। देखिए पथरी का जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो है, केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्जिलेट। देखिए इसमें क्या है? कैल्शियम और ऑक्जिलेट, यानी कि कैल्शियम प्लस ऑक्जेलिक एसिड से मिलकर जो है पथरी बनता है। कैल्शियम प्लस ऑक्जेलिक एसिड से मिलकर क्या बनता है? पथरी बनता है। तो आपको याद क्या रखना है? पहला कि ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो टमाटर और पालक में। दूसरा ऑक्जेलिक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है? तो पहली बात तो जंग का दाग हटाने में, ब्लड बैंक में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ब्लड को ये जमने से रोकता है। फिर ये जो है ऑक्जेलिक एसिड के कारण हमारे जो पेट में क्या होता है? पथरी बन जाता है। और पथरी का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्जिलेट, जो कि कैल्शियम प्लस ऑक्जेलिक एसिड से बनता है। अब देखिए आपको थोड़ा सा और एक चीज़ याद रखना है कि कैल्शियम, हमारे शरीर में जो है कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो कैल्शियम पहली बात कहाँ? नेल में। हमारे जो नाखून है इसमें कौन सा ये पाया जाता है? मिनरल, तो वो जो है कैल्शियम पाया जाता है। बोन, हड्डी में कौन सा ये पाया जाता है? तो कैल्शियम। फिर हेयर में, बाल में जो है कैल्शियम पाया जाता है। ब्लड में भी कैल्शियम पाया जाता है। तो ये कुछ 4-5 नाम है। कौन सा? एक हेयर, ब्लड, बोन, नेल और टीथ। हाँ, दांत में बोलता है ना कैल्शियम। एक कोलगेट का जो प्रचार आता है जिसमें कैल्शियम का ये दिखाता है। तो आपको याद रखना है कि पहला कौन सा, मतलब कौन सी जगह? पहला ये हेयर, उसके बाद ब्लड, बोन, नेल और टीथ, ये सब जगह जो ये सब कुछ ये भाग है जिसमें जो है कैल्शियम पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए अब है एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड सिरका में। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सॉरी, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? वो कौन सा? एसिटिक एसिड। देखिए सिरका में जो है 95% क्या रहता है? वाटर, और 5% ही जो है एसिटिक एसिड रहता है। अब आपको एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि खाद्य संरक्षण की बात करें तो कौन सा एसिड का यूज किया जाता है? तो खाद्य संरक्षण के लिए जो है एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। वहीं अगर फल संरक्षण की बात करें तो फल संरक्षण का यूज किसमें? फॉर्मिक एसिड के को जो है फल संरक्षण के रूप में किया जाता है। अब देखिए एसिटिक एसिड तो हो गया। अब देखिए कार्बोनिक एसिड। देखिए कार्बोनिक एसिड जो है इसका उपयोग जो है कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में जो है कौन सा गैस भरा जाता है? CO2। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस भरा जाता है ना। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तब क्या सफ़ेद टाइप का बुलबुला टाइप का निकलता है ना, एकदम झाग टाइप का, वो कौन सा रहता है? कौन सा गैस? CO2 रहता है। अब देखिए क्या होता है ना, जब CO2 जब इसमें भरा जाता है तो क्या होता है, इसमें जो कोल्ड ड्रिंक में जो वाटर मौजूद है वो क्या करता है? CO2 के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? H2CO3। यही चीज़ तो है क्या? कार्बोनिक एसिड।
कार्बोनिक एसिड क्या है, यही चीज़ है, यानी कि H2CO3। जब कोल्ड ड्रिंक में क्या CO2 गैस को भरा जाता है तब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या H2CO3 बनाता है, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब देखिए लास्ट एक एसिड है क्या, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड देखिए, फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। मेथेनोइक एसिड सुने हैं ना, चिट्टी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक या फिर मेथेनोइक एसिड। तो यही लाल चिट्टी में कौन सा, लाल चिट्टी में पाया जाता है, यानी कि लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड। और एक चीज़ कि फॉर्मिक एसिड का यूज किस में किया जाता है, तो फल संरक्षण के रूप में फॉर्मिक एसिड, हमेशा याद रखिएगा, फल संरक्षण के रूप में फॉर्मिक एसिड और आपका खाद्य संरक्षण के रूप में एसिटिक एसिड। समझ में आ गया ना, फल संरक्षण के रूप में फॉर्मिक, फ से फल, फ से फॉर्मिक, कुछ तो समझ में आ गया। अब देखिए खाद्य संरक्षण के रूप में तो यह एसिटिक एसिड। तो चलिए यही कुछ लगभग 9 एसिड के बारे में पढ़ना था जो हम लोग टोटल पढ़ लिए। और ये सब जितना भी क्वेश्चन ये है सब ज़्यादातर क्या रेलवे SSC सब में पूछते रहता है, जितना भी बेसिक क्वेश्चन था, जितना भी ये सब जो है इस वीडियो में बता दिए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो बेस के बारे में बताएंगे। फिर जो है और 1 या 2 क्लास लगेगा, जिसमें एक क्लास में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा क्लास में सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो में इतने रहने देते हैं। और हाँ, हम इस वीडियो में जो है हम अपने चैनल पर जो है सप्ताह में 2 दिन जो है कुछ जीके का ट्रिक लाते हैं, मतलब कुछ जीके जो है हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।